हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाके काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा चार्जेस के बारे में कि इस पर्टिकुलर एसेट पे किसी का चार्ज है, हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस टाइप का चार्ज क्रिएट करें। तो आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चार्ज है क्या? जब भी आप किसी से कोई पैसा लेते हो, कोई लोन लेते हो, तो एक पार्टी कहती है, जो लोन दे रही है वो कह रही है कि हम आपके कोई ना कोई असेट के ऊपर, आपके एसेट के ऊपर, जो भी आप जिसके लिए भी लोन ले रहे हो या जिसके लिए आप लोन नहीं ले रहे बट फिर भी आपके पास कोई एसेट है, हम उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चाहते हैं। मतलब इंटरेस्ट क्या, हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए उस एसेट के अंदर। इन केस आगे जाके अगर आप हमारे पैसे का रीपेमेंट नहीं करते तो उस एसेट में जिसमें हमने अपना चार्ज क्रिएट किया, जिसमें अपना इंटरेस्ट डाला, तो उसको हम बेच के अपने पैसे को निकाल लेंगे। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलती है ना, क्या कहते हैं, जो भी लेंडर है। चलो, ये जो लेक्चर हम पढ़ेंगे, ये लेक्चर थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे। आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी लॉ को एक्ट से नहीं, मतलब लॉ को अगर आप पढ़ते हो तो बेयर एक्ट से नहीं पढ़ा होगा। बट मैं आप चाहता हूं कि आप आज ये वाला लेक्चर बेयर एक्ट से पढ़ो, बेयर एक्ट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट को समझना। तो आप टेंशन मतलब, मैं हूं यहाँ पे, जहां पर भी डाउट आएगा आप मैसेज कर देना कि सर मैं इस चीज में डाउट आ रहा है, आप प्लीज इसको क्लैरिफाई करो। आज हम बात को स्टार्ट करते हैं चार्ज की डेफिनेशन से। अब चार्ज की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी गई है। इसका ये मतलब ही नहीं है कि ये सिर्फ कंपनी पे ही अप्लाई करेगा। कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई और अगर क्या कहते हैं टाइप का एसोसिएट है, कोई और पर्सन है, तो उस पर भी चार्ज की डेफिनेशन तो मोटा मोटी यही है। चलो जी, कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट। अब मेरी बात सुनो, क्या कोई बंदा लाइबिलिटी पर चार्ज क्रिएट करेगा कि ये लाइबिलिटी मैं पे करूंगा, मेरा चार्ज क्रिएट कर दो, अगर ये लाइबिलिटी किसी ने पे नहीं करी तो मैं पे करूंगा? ऐसा नहीं होता। हमेशा एसेट पे चार्ज क्रिएट होता है कि ये वाला एसेट, इस पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पैसे दे रखे हैं। अगर ये मेरे पैसे नहीं देगा तो इस एसेट को मैं ले जाऊंगा, मैं बेच दूंगा, मैं इसे पैसा रिकवर करूंगा। समझ में आती है बात? Charge as per section 2 subsection 16 of Companies Act 13 means an interest और lien। lien की बात को साइड रखते हैं, पढ़ते हैं। भाई हमने कहा इंटरेस्ट है क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के हमने एसेट के ऊपर इंटरेस्ट डाल दिया। समझ में आती है? और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, कोई कंपनी की अंडरटेकिंग, कोई कंपनी का काम है, उसके ऊपर हमने चार्ज डाल दिया, या हमने दोनों के ऊपर, प्रॉपर्टी और कंपनी की अंडरटेकिंग के ऊपर चार्ज लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया। बोथ क्यों किया गया? एज अ सिक्योरिटी एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। अब मॉर्गेज को अलग से क्यों लिखा? क्योंकि ये मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया जाता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको अलग से लिख दो कि मॉर्गेज भी एक चार्ज है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर लिखा हुआ है कंपनी की अंडरटेकिंग। अब जरूरी, ये कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए उन्होंने कंपनी की बात करी है। तो ये आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं कि ये कंपनी ही हमेशा कंपनी ही होगी, कोई भी हो सकता है इसके अंदर। बात समझ में आती है? ठीक है, जब हमें बात समझ में आती है। चलो, चार्ज को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, एक फिक्स्ड चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। अब अगर आपको पता है कि आपका ये असेट है, आपको आइडेंटिफाई कर दिया गया कि इस असेट के ऊपर आपको चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में उस चार्ज को फिक्स्ड चार्ज बोला जाता है। आपको वैल्यू असर्टेन्ड, आपको पता है कि इसकी इतनी वैल्यू है और ये वाला एसेट मेरे को बिलोंग करता है। ऑन द अदर हैंड, फ्लोटिंग चार्ज के अंदर आपको पता नहीं होता कि आपको जो एसेट दिया जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। सर ये कैसा चार्ज है? अगर हमें पता ही नहीं कि ये वाला एसेट की वैल्यू कितनी होने वाली है तो हम क्यों लोन देगा? कोई बैंकर क्यों लोन देगा? कोई लेंडर क्यों लोन देगा? उसको पता ही नहीं कि जिस एसेट के ऊपर उसका चार्ज क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। अब समझो, हम कैश क्रेडिट लिमिट पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर लोन दिया जाता है किसके ऊपर? आपके स्टॉक और डेटर के ऊपर। अब किसी बैंकर को पता होता है कि हमेशा उसका स्टॉक या डेटर कितना रहेगा? वो तो फ्लक्चुएट करता रहेगा ना, बिजनेस के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इसलिए फ्लोटिंग चार्ज वाली बात आती है कि ये वाला चार्ज फ्लक्चुएट करता रहता है, हमें पता नहीं कि एसेट की वैल्यू कितनी है, बट ये हमारा एसेट है। बात समझ में आती है? चलो, दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिक्स चार्ज, अ चार्ज विच इज आइडेंटिफाइबल विद स्पेसिफिक एंड क्लियर एसेट। अगर किसी ने मेरे को प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर किसी ने मेरे को प्रॉपर्टी दे दी, किसी ने मेरे को एलआईसी की पॉलिसी दे दी, किसी ने मेरे को शेयर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा दिया, तो मुझे पता है कि ये मेरा एसेट, इसने मेरे को दे दिया है, इसकी वैल्यू इतनी ऑलमोस्ट चल रही है। A charge which is identifiable with specific and clear asset and property at the time of creation of charge is fixed charge।
द कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर सच आइडेंटिफाइड और डिफाइंड प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी दी गई है, जो भी चार्ज क्रिएट कराया गया है, उसको बेच नहीं सकती। द कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर सच आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड प्रॉपर्टी अनलेस द चार्ज होल्डर इज पेड ऑफ हिज ड्यूज। परफेक्ट, बात में आती है। मेरा फिक्स चार्ज है, इसके ऊपर आप बेच नहीं सकते इसको, पहले मेरा पैसा दो फिर इसको बेचो, आगे जाके जो भी करना है। अब फ्लोटिंग चार्ज के अंदर जिस चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाया गया, आप उसको बेच सकते हो, हैं? हाँ, सीसी के केस के अंदर, कैश क्रेडिट के केस के अंदर आपने चार्ज क्रिएट किया था स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर कि ये मेरे स्टॉक एंड डेटर्स है, आगे जाके आप पैसे नहीं दोगे मेरा सीसी का, तो मैं इन डेटर से पैसे ले लूंगा, ये स्टॉक का मैं उठा के ले जाऊंगा। तो इस केस के अंदर अगर आप कहोगे कि आप स्टॉक बेच ही नहीं सकते, तो बेचारा बिजनेस कैसे करेगा? तो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर अलाउ किया जाता है कि आप बेचो, जो भी एसेट अंदर चार्ज है उसको बेच सकते हो आप। चलो, फ्लोटिंग चार्ज। A floating charge is created on assets which are involved in the ordinary course of business। बात समझ में आती है? That is dynamic in nature। जो चेंज हो रहा है यार, आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किस पे कराया? स्टॉक एंड डेटर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो है। As these assets are not fixed in nature, they are known as floating charge। A company may also dispose of, कंपनी जो भी एंटिटी है वो बेच सकती है उन असेट्स को, सच असेट्स को, जो स्टॉक बना है उसको बेच सकती है, तभी तो काम करेगी। विदाउट द परमिशन ऑफ क्रेडिटर। मैंने अगर बैंक ने लोन दिया है सीसी के लिए, तो क्या स्टॉक बेचने के लिए परमिशन लेगी बार बार? नहीं जी, आपका फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज में जो भी असेट्स होते हैं हम उसको बेच सकते हैं। परफेक्ट। अब कभी कभी टाइम आता है कि फ्लोटिंग चार्ज हमने क्रिएट किया हुआ है डेटर के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, पेमेंट नहीं कर रहा बंदा, मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा, मैं इंडिया छोड़ के भाग जाऊंगा। अब बैंकर क्या करेगा? बैंकर कहेगा ये स्टॉक और ये जो डेटर, अब मेरे को लिस्ट दिख रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है इतना इतना पैसा लेना है, इतने का स्टॉक है, तो वो कहेगा इस फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट करो, फिक्स्ड में कन्वर्ट करो, नहीं तो ये डेटर से पैसा लेके भाग जाएगा, स्टॉक को ये सस्ते दाम में निकाल देगा। तो इस केस में हम फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। बात समझ में आती है? लॉजिक भी समझ में आता है? द कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज इज यूजुअली कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टल बना देते हैं ना, क्रिस्टल, पानी को क्रिस्टल बना देते हैं, आइस बना देते हैं, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अब वो सॉलिड हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है जी सर, हमें बात समझ में आ गई। फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज और क्रिस्टलाइजेशन क्यों किया जाता है, उसका मतलब क्या है, वो अभी तक हमें समझ में आ रहा है। ओके, अब बीच में एक अलग सी बात, कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई बैंकर किसी चीज के लिए लोन दे रहा है, तो जिस पर्पस के लिए लोन दिया जाता है, उस सिक्योरिटी को, जो पहली सिक्योरिटी जिस पर्पस के लिए लोन दिया जाता है, उसको बोला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। और साथ ही साथ अगर लगता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी ये मतलब जिस पर्पस के लिए लोन दिया जा रहा है वो फुलफिल ना कर पाए, क्या पता पेमेंट आए ना है, तो बैंकर, लेंडर डिमांड करता है कि आप कोलैटरल, कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी भी रखो हमारे साथ। प्राइमरी तो है ही है, बट आप सेकेंडरी भी रखो। हम ऊपर डिस्कशन कर रहा है कि कैश क्रेडिट के केस के अंदर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है, किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। अब एज अ बैंकर आपने उसी के लिए लोन दिया है, वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी है। आपको डर लगेगा कि अगर इसके इंटेंशन कभी भी खराब हुए, तो ये सारा पैसा मंगवाएगा डेटर से, बीच में बिजनेस करते करते कहेगा पेमेंट कर दो फटाफट, आप डिस्काउंट लो, आप थोड़ा बहुत पैसा कैश डिस्काउंट लेके मेरे को पेमेंट करो, मेरे को भागना है इंडिया से। और जितना भी स्टॉक होगा वो मतलब कौड़ी में बेचेगा, कहेगा आओ उठा लो, सेल लगा देगा 50% ऑफ। अब उस केस के अंदर एज अ बैंकर आपको डर लगता है कि जो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी है, क्या पता वो पूरा ना कर पाए मेरे लोन के अमाउंट को। तो उस केस में आप कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड करते हो कि हमें कोलेटरल भी दो, आप कुछ अमाउंट का सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दो। लॉजिक हमें इसमें भी समझ में आता है। चलो जी पढ़ते डेफिनेशन क्या है। प्राइमरी सिक्योरिटी इज द एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। आपने कैश क्रेडिट की लिमिट दी और उससे उसने स्टॉक को बनाया, उसने उसने डेटर्स को फंड कराया। ठीक है जी। Primary security is the asset created out of the credit facility extended to the borrower and or which are directly associated with the business। अब collateral security क्या होती है? Means the security other than primary security which are kept as security against taking a credit। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हो, कि जिस पर्पस के लिए लोन दिया रहे वो तो सिक्योरिटी लेते ही लेते हैं कि हाँ इस पे तो हम चार्ज लेंगे ही लेंगे, साथ में आप कोलेटरल सिक्योरिटी भी दे दो, उसके ऊपर भी हम चार्ज लेंगे। जनरली बैंक के केस के अंदर जो कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाती है वो सबसे ज्यादा होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके लैंड,
आपकी क्या कहते हैं मॉर्गेज करवाई जाती है, आपकी जो भी लैंड होती है। उसके बाद शेयर्स को भी लिया जाता है। बात समझ में आती है? ठीक है सर, हमें कोलेटरल सिक्योरिटी भी बात समझ में आती है। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करो, मुद्दे की बात स्टार्ट करो। कितने टाइप के चार्ज होते हैं और इन सब में क्या फर्क है? ये आपके टाइप ऑफ चार्जेस हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम बुक को रेफर कर रहे हैं, आईआईबीएफ की जो बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। सारी की सारी चीजें यहाँ पर भी कवर्ड है। मेरे को लगा कि थोड़ा सा बेटर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो अपने नोट्स बना के, इसलिए मैंने ये नोट्स बना दिए। आपको दोनों के नोट्स दिए जाएंगे, ये भी सीआरएम मल्होत्रा क्लासेस के भी, और साथ में वो बोलिए बैंकर्स हैंडबुक के भी। परफेक्ट। टाइप ऑफ चार्जेस से बात को स्टार्ट करते हैं। एक टाइप का चार्ज होता है प्लेज, एक टाइप का चार्ज होता है हाइपोथिकेशन, एक टाइप का चार्ज होता है लियन, एक टाइप का चार्ज होता है असाइनमेंट, और एक होता है मॉर्गेज। अब मेरी बात सुनो, हम इसकी लीगल टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं तो मैं 2 मिनट में लेक्चर को खत्म कर दूं कि इसमें ये होता है उसमें वो होता है, ऐसे ऐसे खत्म होगी बात। बट अगर आपको लीगल टेक्स्ट पढ़ना समझ में आना चाहिए, जो कि मैं चाहता हूं आप आगे जाके समझो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बात समझ आती है? मैं आपको इजी वर्ड में पहले समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ेंगे जरूर। हमें टेक्निकल समझना सर, हमें लॉ पढ़ना है। आगे जाके अगर हमें काम करना है तो हमें एक्ट पढ़ना है। जो भी आगे जाके डिस्प्यूट होंगे आपके कलीग्स के साथ कि यार इसका ये मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे काम नहीं होता, तब उस समय आप एक्ट को दिखा के मेरी किसी की बात नहीं सुनाओगे। देखो यूट्यूब पे बंदा ये बोल रहा है, इसकी बात सुन लो। उस समय यूट्यूब नहीं दिखाते आप, उस समय एक्ट की लाइन पड़ी हुई दिखाते हो कि ये देखो एक्ट में ऐसा ऐसा लिखा पड़ा है, इसकी जजमेंट ऐसी ऐसी आ रखी है। आप वो दिखाओगे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। समझ में आती है? ठीक है, चलो सर, फालतू की बात नहीं, पढ़ाओ। हम पढ़ते हैं पहला टाइप ऑफ चार्ज, प्लेज। प्लेज के अंदर क्या होता है? जिसको भी आप लोन दे रहे हो वो अपनी सिक्योरिटी आपके पास दे जाएगा। सबसे पहली बात, मूवेबल सिक्योरिटी। जो भी मूवेबल गुड्स होते हैं उसके ऊपर ये क्या कहते हैं प्लेज क्रिएट होता है, ये वाली जो चार्ज क्रिएट होता है। इमूवेबल गुड्स के ऊपर आपका मॉर्गेज क्रिएट होता है। इमूवेबल जनरली आपकी प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, तो उसके ऊपर आपका क्या होता है, मॉर्गेज क्रिएट होता है। प्लेज के अंदर क्या हुआ, मूवेबल की बात कर रहा है, मूवेबल की बात कर रहा है। मूवेबल के अंदर आप गुड्स को, जो भी गुड्स है उसका पोजेशन उस पार्टी को दे के आते हो जिससे आपने लोन लिया है, कि ये देखो ये मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ, जो भी चीज मैं प्लेज कर रहा हूँ ये पकड़ो आप, और आप मेरे को क्या कहते हैं लोन दे दो। समझ में आती है बात? तो इसके अंदर क्या हुआ, जो भी चीज प्लेज की गई, जो भी सिक्योरिटी प्लेज की गई, जो भी मूवेबल गुड प्लेज किया गया, उसकी क्या कहते हैं पोजेशन ट्रांसफर होगी। जो भी मेरे को पैसा दे रहा है लेंडर, कौन, बैंकर, बैंकर को मैं देकर आ गया, पकड़ो मैं प्लेज कर रहा हूं आपके पास। समझ में आती है बात? ठीक है जी। अब हम प्लेज की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको ये रट्टा मारना है कि कहाँ पे दे रखी है प्लेज की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर भी रट्टा मार लो, आईबीपीएस कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, प्लेज मींस बेलमेंट ऑफ गुड्स। सर हमें बात समझ में नहीं आ रही, ये बहुत टेक्निकल हो गया। बेलमेंट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, पढ़ रहे हैं। Pledge means bailment of goods for the purpose of providing security for payment of debt or performance of the promise। अब bailment of goods क्या होता है, पोजेशन दे रहे हो। प्लेज का बेलमेंट का मतलब है कि मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ, किस लिए, मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। आपके लिए यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। बेलमेंट की डेफिनेशन फिर भी मैंने नीचे लिख दिया है, बेलमेंट को समझते हैं। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, जब पर्पस खत्म हो जाएगा, मैंने आपको गुड्स दिए, जब पर्पस खत्म हो जाएगा, जब लोन रीपे हो जाएगा इस केस के अंदर, बी रिटर्न्ड, वापस कर दोगे, या अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। अब जरूरी नहीं है बेलमेंट सिर्फ लोन के केस में हो, और भी बड़ी सारी चीजें होती है। अगर आपको क्लॉथ, नॉर्मल बिजनेस के केस के अंदर, अगर आप क्या कहते हो सामान भेजते हो कि ये मेरा, मैं आपको क्लॉथ भेज रहा हूँ, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके मेरे को वापस कर दो। अब जिसके पास ये गुड्स गया वो एम्ब्रॉयडरी करेगा, बेलमेंट उसके पास पोजेशन है ना, और वो ही आपको गुड्स को वापस भेज देगा। बट ये जब आपको गुड्स को वापस भेजेगा, साड़ी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी, उसने पूरा काम किया, वो इन गुड्स को रिटेन कर सकता है। मतलब वो कहेगा पहले मेरे को पेमेंट करो एम्ब्रॉयडरी की, तब जाके आपको मैं गुड्स वापस करूंगा। सर हमें बात, इसका सेंस नहीं बना, इसके अंदर वो लियन कर लेता है, वो रोक लेता है, कह रहा मैं अभी नहीं, पेमेंट करो, पेमेंट करो तब मैं आपको वापस करूंगा। ये एक्ट से मैंने बात निकाली। चलो, आपको लोन के हिसाब से हमें समझ में आता है सर। लोन के केस में अगर पर्पस अकम्प्लिश हो गया कि हमने लोन का रिपेमेंट कर दिया, तो जो भी हमने सिक्योरिटी प्लेज कर रखी है, पोजीशन उनको दे रखा है मूवेबल गुड्स का, वो बैंक मेरे को वापस कर देगा। ठीक है,
देयर शुड बी डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट का मतलब क्या है? गुड्स, जो भी आप सामान को देना चाहिए। द बेलमेंट मस्ट बी बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर, ठीक है। द बेलमेंट मस्ट बी ऑफ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ, ये ठीक है, ये वही बात को रिपीट कर दिया। एग्जाम्पल क्या है? जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाते हो तो आप गोल्ड दे आते हो। आप कभी भी क्या कहते हैं, स्टॉक के अगेंस्ट लोन लेने के लिए आते हो, एनएससी के अगेंस्ट लोन लेने, आपको तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप उसके अगेंस्ट लोन लेने के लिए आते हो, शेयर्स के अगेंस्ट लोन लेने के लिए आते हो, तो आप वो दे के आ जाते हो, ये लीजिए, आप पकड़िए, आप रखिए, ये गुड्स आप रखिए और इसके अगेंस्ट आप मुझे क्या कहते हैं, लोन दे दीजिए। बात सर हमें समझ में आती है। पहले हमें समझ आता है कि पोजीशन बैंकर के पास चला जाएगा, ठीक है जी। एक होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी गुड्स हैं जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया, हाइपोथिकेशन की फॉर्म में, प्लेज वाली बात खत्म। हाइपोथिकेशन के चार्ज के अंदर जो गुड्स होते हैं वो आपके पास ही रहते हैं। अब वो गुड्स आपके पास रहना जरूरी है, क्योंकि अगर समझो, हाइपोथिकेशन किस केस में होगा, अगर आप कार लेकर आए तो उस केस में आप कार को चलाओगे ना, कि आप कार कहोगे नहीं बैंकर आप ही रख लो आप, तो उस केस के अंदर जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो असेंस है कि वो गुड्स आपको यूज करने हैं। जैसे कार लोन हो गया। अभी अगर आप सीसी लिमिट के लिए अगर आप क्या देते हो, स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर हाइपोथिकेशन क्रिएट करते हो कि हाँ ये आप रखो, आपका काम है, स्टॉक आपके पास रहेगा तभी तो आप बेचोगे। तो इस केस में क्या होता है, हाइपोथिकेशन के केस के अंदर जो भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ वो किसके पास रहेगी, जो बोरोवर है उसके पास। पढ़ते हैं द सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट की डेफिनेशन है हाइपोथिकेशन की। हाइपोथिकेशन मीन्स अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। हाइपोथिकेशन और प्लेज दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही किए जाते हैं, ठीक है जी। हाइपोथिकेशन मीन्स अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी existing or future created by the borrower in payment of a secured creditor without the delivery of possession of the movable property to such creditor as a security of financial assistance। हमने किस लिए ये वाली सिक्योरिटी पे हाइपोथिकेशन कराया होगा, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला होगा, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, ये फ्लोटिंग चार्ज भी होता है एंड क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो। बात समझ में आता है? अगर ये वाला चार्ज फ्लोटिंग चार्ज था, उसको वो क्रिस्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स चार्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे, आपने कुछ डिफॉल्ट किया। एग्जाम्पल क्या है, कार लोन, व्हीकल लोन, एडवांस अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर्स। अब मेरी बात सुनो, अगर आपका स्टॉक अगर आपका स्टॉक आपके पास पड़ा है तो उस केस में उसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास पड़ा है, अगर वो स्टॉक उठा के आप बैंक को दे आते हो, आप वो स्टॉक उठा के बैंक को दे आते हो, तो उस केस में आपने क्या कर दिया, अपने स्टॉक को प्लेज कर दिया। जनरली बैंकर भी सोच समझ के किसी स्टॉक को एज अ प्लेज लेगा, क्योंकि वो बैंकर को भी तो वैल्यूएशन कराना होगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना, अगर आपका कोई शूज मैन्युफैक्चर का काम है तो बैंकर क्या कहते हैं, शूज के गोडाउन बनाएगा। वो कोई ना कोई ठीक ठाक सिक्योरिटी, अगर आपका डायमंड का काम है, कुछ गोल्ड का काम है, कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसपे बैंकर हैप्पी रहेगा कि हाँ यार कोई नहीं, इसको प्लेज में ले सकते हैं। समझ में आते हैं? ठीक है। अगर पोजीशन बैंक के पास है स्टॉक का तो वो प्लेज हो गया, अगर पोजीशन आपके पास ही है स्टॉक का तो वो हाइपोथिकेशन हो गया। ओए होए होए, सर बढ़िया बात, बढ़िया बात। अब लियन क्या होता है? लियन केस के अंदर हम रोक लेते हैं, हम कह रहे हैं हम आपको एक गुड्स अभी नहीं भेज रहे, आप पेमेंट करो, लियन मार्क कर लेते हैं, आपने कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, हम ये पैसा आपको नहीं दे रहे या फिर हमको गुड्स आपको नहीं दे रहे। पढ़ते हैं लियन इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिटेन गुड्स एंड सिक्योरिटीज। दोनों के केस में बात चल रहा है, बैंकर के रिस्पेक्ट में भी बात चल रही है और नॉर्मल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी बात चल रही है। जो आपने एम्ब्रॉयडरी करके साड़ी भेजनी थी, आपने नहीं भेजी, क्या साड़ी रखो अभी अपने पास, पेमेंट करो तब मैं आपको साड़ी भेजूंगा। एम्ब्रॉयडरी का काम किया, मेरे कितने सारे क्या कहते हैं जो साथ काम करने वाले वो लगे रहे दिन रात काम करने में, पेमेंट करो। लियन इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिटेन गुड्स एंड सिक्योरिटी इन हिज पोजीशन। हम रोक रहे हैं वाले स्टॉक अपने पास, दैट बिलोंग्स टू अनदर, किसी और का स्टॉक था बट हमने लियन रख लिया अपने पास, until certain legal debt due to the person retaining the goods are satisfied। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे गुड्स यहाँ पे पड़े रहेंगे। लियन डज नॉट एंडोर्स अ पावर टू से। अब जिसने ये एम्ब्रॉयडरी का काम किया उसके पास जो साड़ी पड़ी है वो पावर नहीं देता कि वो सेल कर दे इसको जाके, ऐसे नहीं कि खुद ही बेच दे, वो है ये आपका, पेमेंट करो उठा के सामान ले जाओ। लियन डज नॉट एंडोर्स अ पावर
ऑफ सेल बट ओनली टू रिटेन द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को बस रिटेन कर सकते हो। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसके बारे में क्या बोला? सेक्शन 171 ने बोला give to the banker in the absence of a contract to the contrary retain as security of a general balance of an account। सेक्शन 171 ने बैंकर को राइट दे दिया। बैंकर जी, स्पेसिफिकली बैंकर, और भी कुछ मतलब है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंकर को राइट दिया कि आप जनरल बैलेंस, अगर कोई उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है उस पर आप लियन मार्क उसको रोक सकते हो अगर उसकी कोई फाइनेंशियल डेट पेंडिंग है। समझ में आती है बात? उसके एक अकाउंट में पैसा पड़ा, दूसरे अकाउंट में उसका ओवरड्यू जा रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा, उसको आप रोक लो जिसमें पैसा पड़ा है। ठीक है। gives the banker in absence of a contract to the contrary retain as a security for a general balance of an account। If the deposit receipt is given as security for raising a loan or discharging an obligation, then the lien on such deposit receipt is a particular lien। अब particular lien क्या होता है? अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट दे रखा है, एक बैलेंस के अगेंस्ट, एक एफडी के अगेंस्ट, एक अकाउंट के अगेंस्ट, अगर आपने कोई लोन दे रखा है तो उस अकाउंट के ऊपर उस एफडी के अगेंस्ट आप लियन मार्क कर सकते हो, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर लियन। इसी के अगेंस्ट तो लोन ले रखा है तो ये एक पर्टिकुलर लियन है। समझ में आती है सर? सेक्शन 171 कहता है जनरल लियन ऑफ बैंकर। अच्छा, ये वापस नीचे वाली बात वापस रिपीट हो गई, ठीक है? यही सेम चीज को यहाँ पे लिखा है जो मैं कह रहा था ना, बैंकर्स, फैक्टर्स, वर्फिंजर्स, अटॉर्नी, इन सब के लिए, बट आपके लिए बैंकर्स इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए सेक्शन 171 में जो भी पढ़ा है उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेक्शन 170 के अंदर क्या बोलता है? बेलीज पर्टिकुलर लियन। अब ये बेलीज पर्टिकुलर लियन हम छोड़ सकते हैं, चलो, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। वेयर द बेली, सर हम बेली, बेलर, बेलमेंट कुछ नहीं आता। अब बेली, हमने बेलमेंट के बारे में पढ़ा है। बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि गुड्स को भेजा जाता है। बेलर कौन है? जिसने गुड्स को भेजा। बेली कौन है? जिसको गुड्स मिले काम करने के लिए, जिसने काम किया उसके ऊपर। वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट। कोई गुड्स भेजे गए, कोई क्लॉथ भेजा गया, कपड़ा भेजा गया एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, बेलर ने कपड़ा भेजा कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दो, बेलमेंट करी और गुड्स मेरे पास आ गए। अब कपड़ा भेजेगा तभी तो एम्ब्रॉयडरी करूंगा मैं। तो उस केस के अंदर मैं बेली, मैं करूँ, मैं इस पे बेलमेंट, मेरे को बेलमेंट हुई है, गुड्स मेरे पास आए, पोजीशन मेरे पास आई है, अब मैं काम कर रहा हूँ। वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट में बोला गया काम करने के लिए, बेली ने क्या कर दिया? रेंडर्ड एनी सर्विसेज इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर, लेबर ने बैठ के काम किया, स्किल लगाए इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बिल्ड, जो भी गुड्स आएगा। ही हैज इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी अ राइट टू रिटेन। अब उसके पास राइट है कि वो रिटेन करेगा इस लहंगे को, इस साड़ी को वो रिटेन कर लेगा जब तक वो रेम्यूनरेशन की पेमेंट नहीं करेगा। बात समझ में आती है? सेक्शन ने हमें पावर दे रखी है, सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात सर हमें समझ में आती है? हमें सर हाइपोथिकेशन समझ में आता है, हमें प्लेज समझ में आता है, हमें लियन समझ में आता है। चलो जी, अब असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट के केस के अंदर क्या होता है? जनरली ये भी मूवेबल गुड्स के ऊपर होता है। अब ये एक्शनेबल क्लेम्स या फिर बुक डेट्स के ऊपर किया जाता है। क्या करते हैं? कोई भी मतलब पार्टी है जिसको लोन दिया है, कह रहा है भाई ये लो, मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, आपके नाम कर रहा हूँ, ये ले लो एक्शनेबल क्लेम, आप ले लो। कोई दिक्कत आती है, आप ये एक्शनेबल क्लेम, जो भी चीज मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, सीधा आप इससे पैसे ले लेना। बात समझ में आती है? पढ़ते हैं। असाइनमेंट इज अ टाइप ऑफ चार्ज ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज ऑफर टू अ क्रेडिटर। हमने सर्टेन सिक्योरिटीज दी कि इस पे आप चार्ज क्रिएट कर लो। इट इज ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर अ प्रॉपर्टी और डेट। टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व, द पर्सन हु ट्रांसफर हिज राइट, मैं अपना राइट ट्रांसफर, मैं असाइन कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी लो, आप रखो, आप रखो, मेरे को इसके अगेंस्ट आप लोन दे दो। जब ये प्रॉपर्टी मेच्योर हो जाएगी, जो भी मैंने आपको राइट दिया, आप सीधा उनसे पैसे ले लेना। मैंने असाइन कर दी, लो, मेरे मेरे झंझट छोड़ो, मेरे को लोन दो। टू पर्सन आर इन्वॉल्व, द पर्सन हु ट्रांसफर हिज राइट इज कॉल्ड द असाइनर एंड द बेनिफिशियरी इज कॉल्ड द असाइनी। ठीक है जी। मतलब बेनिफिशियर इस केस में बैंकर, क्योंकि बैंकर के लिए बैंकर को असाइन की गई ना, ये लो आप ले लो, मैं आपको असाइन करके आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बैंक गिव लोन टू अ बोरोवर अगेंस्ट बुक डेट। अब बुक डेट के अगर अगर लोन दिया जाता है, इनवॉइस फाइनेंसिंग की जाती है, तो वो इनवॉइस फैक्टरिंग के केस के अंदर वो आपको दे दिया जाता है कि आप इससे रिसीव कर लो पैसे, आपके पैसे हो गए, मैंने आपको दे दिए। Two parties involved, borrower, debtor and the banker. The borrower who is called the assigner, जो मैं पैसे लेने गया बैंक के पास, मेरे को असाइनर बोला गया। ट्रांसफर इज राइट, मैंने अपना राइट बोला
ये फैक्टर, ये जो इनवॉइस जिससे पैसा आना है, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप उससे पैसे ले लो, ये आपका हो गया, मैं आपकी तो लिख के दे रहा हूँ, मैं असाइन कर रहा हूँ आपके ऊपर। बात समझ में आती है? ऐसे ही अगर एलआईसी की पॉलिसी है, एलआईसी की पॉलिसी है, मैं एलआईसी की पॉलिसी को असाइन करके आ गया, ये एलआईसी की पॉलिसी आपकी होगी, आप पैसे ले लो, मेरे को अभी जितना बनता है इंटरेस्ट काट के, जब भी क्या कहते हैं रिटर्न होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा ना, आप उसमें से अपना इंटरेस्ट काटो और मेरे को अभी कभी पेमेंट कर दो, मेरे को रिक्वायरमेंट है पैसे की, गवर्नमेंट से कोई पैसा मिलना है, सिक्योरिटी मतलब श्योरिटी जिसमें गवर्नमेंट से पैसा मिलना है, आप उस पर कुछ इंटरेस्ट काट के मेरे को पेमेंट कर दो, मेरे बुक डेट्स को मैं असाइन कर देता हूँ। अगर आप और एक और एग्जांपल जो मार्केट में बहुत चलता है, क्या कहते हैं, पीपीएफ, पीपीएफ के अंदर बहुत बड़ा लॉक इन पीरियड होता है, जिस केस के अंदर भी लॉक इन पीरियड है, आपको लोन चाहिए तो आप क्या करके आते हो, असाइन करके आ जाते हो, लो जी मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, ये आपका हुआ, पैसे काट के मेरे को अभी इंटरेस्ट अमाउंट जितना बनता है, जो भी आपका रेट चल रहा है काटो और मेरे को अभी कभी लोन दे दो, मेरे को पैसा की रिक्वायरमेंट है। लॉजिक समझ में आता है सर? हमें असाइनमेंट भी समझ में आता है, प्लेज भी समझ में आता है। असाइनमेंट के केस में हमने राइट दे दिया, ले लो ले लो, हमने राइट दे दिया। प्लेज के केस में सिर्फ हमने गुड्स दिए थे, हमने और कुछ, हम ओनर तो थे उस केस में, हमने बस गुड्स ही भेजे थे। असाइनमेंट में हमने राइट दे दिया कि आप इस बंदे से पैसे ले लो डायरेक्टली जाके। बात समझ में आती है सर? असाइनमेंट हो गया, क्या कहते हैं हमारा, हाइपोथिकेशन हो गया, प्लेज हो गया, लियन हो गया। ठीक है जी। ओहो, मॉर्गेज बढ़ गया, मॉर्गेज बढ़ गया, मॉर्गेज बढ़ गया। चलो जी, मॉर्गेज के बारे में क्या होता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होती है। आपके जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में लोन दिए जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को लोन दिए जाते हैं, उस केस में प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाई जाती है। चलो, अब मॉर्गेज का थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट बात को पढ़ेंगे, सेक्शन के रिलेटेड पढ़ेंगे। अब इसके केस के अंदर 58 सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ने बोला है, और उसमें बड़े सारे मॉर्गेज के बारे में डेफिनेशन दिए, हम सबको पढ़ते हैं। ठीक है, मॉर्गेज होता किस पे है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। उस पे क्या होगा, क्या मैं लैंड उठा के बैंक को दूं, बैंक को दूं, उसमें जो पोजीशन होता है वो मेरे पास ही रहता है। लैंड का पोजीशन मॉर्गेज अगर करना है तो हाँ, आप क्या कहते हैं, पेपर वेपर साइन करवाओ जो कराना है, बट लैंड तो मेरे पास ही रहेगा ना। चलो जी, सेक्शन 58 ए ने बोला कि मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर हमें ये बात समझ में होती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है और किसके ऊपर किस टाइप का चार्ज क्रिएट होता है। A mortgage is a transfer of interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advance or to be advanced by way of loan। मेरा मॉर्गेज एक चार्ज है, मैंने क्यों कराया होगा, मैंने कोई लोन लेने के लिए, अभी का कोई लोन लेना होगा या कोई पहले का लोन चल रहा होगा, वो लोन के अंदर उसको दिक्कत हो रही थी, जिसने मेरे को लोन दे रखा था, मैंने कहा तू टेंशन ना ले, ले मॉर्गेज क्रिएट करा ले, पेमेंट मिल जाएगी तेरे को। तो एग्जिस्टिंग आगे पुराना कोई भी लोन के ऊपर आप चार्ज क्रिएट करा, मॉर्गेज क्रिएट करा सकते हो। ठीक है जी, अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कितने टाइप के मॉर्गेजेस हम उसको पढ़ रहे हैं। सिंपल मॉर्गेज के अंदर क्या बोला, सेक्शन 58 क्लॉज सब सेक्शन बी। चलो जी, उन्होंने क्या बोला, यार ये क्लॉज भी होना चाहिए, सेक्शन 58 क्लॉज भी होता है। चलो जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 क्लॉज बी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, a simple mortgage is a transaction whereby without delivering possession of the mortgage property, कोई हमने मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दिया, द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड एग्री एक्सप्रेसिवली एंड इम्प्लाइड एट द इवेंट ऑफ फेलिंग टू पे द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने मॉर्गेज क्रिएट किया, मॉर्गेज मेरे पास, जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास ही है, और मैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रहा हूँ, अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो उस केस में जो भी मॉर्गेजी है, मॉर्गेजर तो मैं हुआ ना, मैं मॉर्गेज पे दे रहा हूँ, लो बैंकर मैं मॉर्गेज पे दे रहा हूँ, मैं मॉर्गेजर हूँ, और बैंक आप मॉर्गेजी हो। अब मॉर्गेजी के पास क्या राइट है, मॉर्गेजी शैल हैव अ राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। वो करवा सकता, प्रॉपर्टी उसको नहीं मिली है, वो करवा सकता है, राइट टू बी कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर, वो बिकवा सकता है, खुद जाके नहीं बेच सकता, खुद जाके नहीं बेच, वो बिकवा सकता है कोर्ट से जाके ऑर्डर लेने के बाद। बात समझ में आती है? चलो जी, बात में समझ आती है। सिंपल मॉर्गेज में क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, मॉर्गेज तो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, उसके अंदर पोजीशन तो हमेशा हमारे पास ही रहेगा। हमने कहा कि भाई अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो जो मॉर्गेजी है उसको राइट मिला कि वो जाके इस प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है। ठीक है जी, मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। अब इस केस में सेल कहीं ना कहीं मान ली जाती है, पढ़े, मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। अब जो भी क्या कहते हैं, जो भी लेंडर है
वो थोड़ा सा सेफ होकर चलना चाहेगा। अब इस सेक्शन ने क्या बोला, a mortgage by way of conditional sale of the property is a transaction whereby mortgager ostensibly मतलब apparently sell the mortgage property on the condition that अब ये बेच दी गई, लगता है कि बेच कंडीशनल सेल हो गई है, on default on payment of mortgage of money on a certain date the sale shall be absolute। मान ली जाएगी सेल अगर पेमेंट नहीं हुई तो मान ली जाएगी आपने बेच दिया। किसको बेच दिए? जो मॉर्गेजी है। मतलब ये जो मॉर्गेज हुई है वो कंडीशनल सेल हुई है कि हम मान लेंगे कि सेल होगी, प्रॉपर्टी उसकी होगी अगर आपने पेमेंट नहीं करी। बात समझ में आती है? ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट, पेमेंट नहीं करी, द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड, इसमें बी पार्ट में क्या लिखा है? ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड, अगर पेमेंट कर दी तो सेल, जो सेल थी कंडीशनल सेल तो थी ना, सेल को वॉइड कर दिया। सेल नहीं हुई जी, सेल नहीं हुई, पेमेंट होगी, सेल को वॉइड कर दिया गया। अगर आपने पेमेंट नहीं करी थी तो सेल जो हुई थी सेल हो गई, मॉर्गेज में सेल है ही है। तो इसमें बोला कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो जो सेल करी थी आपने वो एब्सोल्यूट सेल मान ली जाएगी, और अगर आपने पेमेंट कर दी वापस तो उस केस में ये वाली सेल वॉइड हो जाएगी। वॉइड हो जाएगी मतलब वॉइड का हिंदी में मतलब क्या होगा? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है जी। ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। अगर पेमेंट होगी तो जो भी बायर है वो सेलर को वो प्रॉपर्टी कर देगा सेलर को ट्रांसफर। ठीक है जी। नो सच ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी। अच्छा, कंडीशनल सेल के अंदर हम कंडीशनल सेल ऐसे ही नहीं मान लेते कि कंडीशनल सेल का ये डॉक्यूमेंट है, तो आपने जो भी अग्रीमेंट किया होगा उसमें लिखा होना चाहिए कि कंडीशनल सेल है, सारे के सारे उसमें डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, हम वापस से इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मॉर्गेज के अंदर हम दो टाइप की मॉर्गेज पढ़ चुके हैं, एक सिंपल मॉर्गेज और एक मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। अब कंडीशनल सेल में हमने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर सेल को, कंडीशनल सेल है, सेल नहीं है, मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल में लिखा है कि इसको हम सेल मानेंगे अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हुई या ना हुई। जैसे कि अगर आपने मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल करा और जो आपको पेमेंट करनी थी, मॉर्गेजर को पेमेंट करनी थी ना, उसने लोन ले रखा है, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो ये सेल मेटेरियलाइज हो जाएगी, ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, ये सेल मान लिया जाएगा। और वही अगर पेमेंट हो जाती है तो ये सेल नहीं हुई। बात समझ आती है? जो भी सेल का कंडीशन था, जो भी सेल का अग्रीमेंट था, वो वॉइड हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप की मॉर्गेज, जो है यूसोफ्रैक्टरी मॉर्गेज। इसके अंदर क्या होता है? ये अलग टाइप का मॉर्गेज है। जनरली जो भी आप मॉर्गेज कर रहे थे उसमें प्रॉपर्टी आपके पास रहती थी, आपके पोजीशन में रहती थी। बट इस केस के अंदर, यूसोफ्रैक्टरी मॉर्गेज के केस के अंदर, आप पोजीशन दे देते हो जिसको आप, जिससे आप लोन लेने वाले हो, जो मॉर्गेजी है। फॉर एग्जाम्पल बैंकर, आप कह रहे हो ये लो प्रॉपर्टी पोजीशन आपका, अपना ताला ले आओ। अब उस केस में क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट्स कमाने वाले हो, जो भी रेंटल कमाने वाले हो, उस पे हक आ जाएगा जो मॉर्गेजी है? अब इसकी पेमेंट कैसे होगी? जो भी आपका लोन का अमाउंट होगा वो बढ़ा दिया जाएगा कि अगर इन केस आपने कोई स्पेसिफिक लोन ले रखा है कि हाँ भाई 1 करोड़ का लोन है, और उस वाले पर्टिकुलर प्रॉफिट, उस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई प्रॉफिट होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो मान लिया जाएगा कि आपका लोन 1 करोड़ का नहीं है। जो प्रॉफिट्स डिराइव हुए हैं, जो वैल्यूएशन में एप्रिसिएशन हुई है, वो भी बैंक को आपको देनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? लॉजिक समझ में आता है? भाई मर्जी आपकी, जो से टाइप की मॉर्गेज कराओ। आप क्या कहते हैं? ओपन। आप मेरी बात सुनो, कोई बंदा क्यों मानेगा यूसोफ्रैक्टरी मॉर्गेज के लिए? जो भी मॉर्गेजर है उसको और किसी मॉर्गेज में लोन नहीं मिल रहा होगा, जो पैसा देने वाला है उसने कंडीशन लगा दी, आपको पैसा चाहिए तो हमें यूसोफ्रैक्टरी मॉर्गेज कराना है कि इस प्रॉपर्टी पे अगर आगे कोई रेंटल इनकम या फिर आगे जाके क्या होगा, क्या कहते हैं, कोई प्रॉफिट्स होंगे, वो आप हमें दोगे, वो आप हमें दोगे। पोजेशन भी रहता है, और जहाँ पे अगर आगे आके रेंटल इनकम या प्रॉफिट्स होगा, वो भी मतलब उस वाली पार्टी मॉर्गेजी को मिलेगा जिसने लोन दिया आपको। पढ़ते हैं सेक्शन में क्या लिखा है। Usufructory mortgage is a transaction in which the mortgager deliver the possession expressively। अब मेरी बात सुनो, बाकी मॉर्गेज में कोई पोजीशन नहीं दे रहा था, ठीक है, और बाय इम्प्लीकेशन एंड बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर द पोजीशन टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, इसमें पोजीशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑथराइजेज द मॉर्गेजी टू रिटेन सच पोजीशन, वो आप पोजीशन रखो, आपकी प्रॉपर्टी आप पोजीशन रखो,
until payment of the mortgage money। जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते तब तक पोजीशन आपके पास ही रहेगा बैंकर। एंड टू रिसीव रेंट्स, अंडरलाइन कर लो, एंड टू रिसीव रेंट्स एंड प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम या एप्रिसिएशन होगा उसके प्रॉफिट्स किसके पास जाएंगे? मॉर्गेजी के पास। और एनी पार्ट ऑफ सच रेंट और प्रॉपर्टी टू and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of the mortgage money or partly in lieu of interest and partly in payment of mortgage money। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स और रेंट मिलेंगे वो मिला कैसे जाएगा, आपको देंगे कैसे जो मॉर्गेज है? जितना भी आपने लोन लिया उस लोन के अमाउंट को बढ़ा के। बात समझ में आती है? लॉजिकल है। एक आता है आपका इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज मॉर्गेज के अंदर क्या होता है? जो भी प्रॉपर्टी है आप वो सीधा ट्रांसफर कर देते हो। इंग्लिश का मतलब कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ट्रस्ट वर्दी नहीं, ट्रस्ट उन पे ट्रस्ट कोई कर ही नहीं सकता। तो ये वाली मॉर्गेज भी जो ट्रस्ट नहीं कर सकते उनके लिए बनी है। क्या बोला कि आप प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, आपको लोन चाहिए, प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, ट्रांसफर कर दो मेरे नाम प्रॉपर्टी, मैं आपके नाम वापस ट्रांसफर कर दूंगा अगर आप पेमेंट कर दोगे। अब मेरी बात सुनो, जो हम कंडीशनल सेल पढ़कर आए थे उसके अंदर सेल को कंडीशन किया गया था कुछ पॉइंट्स पे, बट इस केस में सेल को कंडीशन नहीं कर रहे, बोल दिया आप ट्रांसफर करो ना, आप प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर करो। उस केस में जब प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर होंगे, अगर कोई कंडीशन नहीं मेट होगी तब। बट इंग्लिश मॉर्गेज के केस के अंदर आप ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो राइट्स, उसके बाद अगर आप पेमेंट कर देते हो मेरे को पैसे की, मेरे लोन की, तो मैं आपको री ट्रांसफर कर दूंगा, ये प्रॉपर्टी आप वापस ले लो मुझसे। पढ़ते हैं इंग्लिश मॉर्गेज में लिखा, इज अ ट्रांजेक्शन इन विच द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट। बाइंड कर रहा है अपने आप को। इस केस में जो मॉर्गेजर जिसको पैसे चाहिए वो बाइंड कर रहा है अपने आप को, एक सर्टेन डेट पे मैं आपको पेमेंट करूंगा एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी आपकी हुई जी, प्रॉपर्टी लो आपकी हुई, अगर मैं पेमेंट करूं तभी मेरे को प्रॉपर्टी वापस करना, नहीं तो मत करना। इंग्लिश मॉर्गेज है, यहाँ पर ट्रांसफर करी जा रही है प्रॉपर्टी। बात समझ में आती है? बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। अब जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, हाँ जी ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं इस सर्टेन डेट को पेमेंट करूंगा, प्रॉपर्टी आप रखो। अब प्रोविजन क्या है? अगर उस सर्टेन डेट को या उससे पहले मैंने पेमेंट कर दी तो ये प्रॉपर्टी आप मुझे वापस कर दोगे, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट ही विल री ट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर। मेरे को बैंक वापस कर देगा ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एज एग्रीड। आपको समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश मॉर्गेज किससे मैच करता है, थोड़ा थोड़ा लगता है कंडीशनल सेल जैसा, बट उससे अलग है। कंडीशनल सेल के अंदर कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तब जाके ट्रांसफर होगी, बट इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर पहले ही ट्रांसफर हो रही है। आप पेमेंट करोगे उस केस में, मॉर्गेजर अगर पेमेंट कर देगा लोन की तब री ट्रांसफर होगी। बात समझ में आती है? इजी इजी। कितने टाइप के मॉर्गेज होंगे? एक और मॉर्गेज, दो और मॉर्गेज करा दो सर, दो और मॉर्गेज करा दो सर। आपने एक पॉइंट छोड़ दिया, मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ा है क्योंकि ये यहाँ पे आना ही नहीं था। जिसने नोट्स बनाया है, उसको फोन करा जाएगा। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक मॉर्गेज होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का टाइटल आपको मिलता है ना, जो भी प्रॉपर्टी आपने लिया वो दे देते हैं सीधा, ये लो यार आप टाइटल, ये आप टाइटल ले लो डॉक्यूमेंट्स का, ये डॉक्यूमेंट्स है और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स इनको दे दूंगा, आप मेरे लोन का रीपेमेंट करो तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स वापस कर देना। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मतलब मॉर्गेज है बैंकिंग के केस के अंदर, वो इक्विटेबल मॉर्गेज ही है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा आप डॉक्यूमेंट जाके बैंक को दो कि लो जी मेरे को लोन दे दो, ये आप क्या कहते हैं मेरे प्रॉपर्टी के पेपर पकड़ो। अब सुनो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स। अब ये छोड़ो, ये एक्चुअल में डेफिनेशन दे रखी है कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये टाउन के नाम दे रखे हैं। और बोलता है इस एक्ट में कि जो जो स्टेट बोलेगी कि ये वाला मॉर्गेज हो सकता है हम उस पर अप्लाई कर देंगे। आप ये अभी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट, चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा, वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स नेमली कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और इन एनी अदर टाउन which the state government concerned may by notification official gazette। जनरली सब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के अंदर बोल रखा है कि आप ये वाला इक्विटेबल मॉर्गेज कर सकते हो। स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ डिलीवर टू अ क्रेडिटर और हिज एजेंट डॉक्यूमेंट, ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मेरी है, देखो टाइटल पे मेरा नाम आ रहा है
और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे दूं बैंक, इसके अगेंस्ट आप मेरे को लोन दे दो विद द इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी दे रहा हूँ। अब ये सिक्योरिटी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपका लोन का रीपेमेंट करूंगा, उससे पहले मैं प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता। देखो आपके पास टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट पड़ा है। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स दे दी एक्चुअल में बैंक में यही सबसे ज्यादा फॉलो होता है। बैंक कहता है अपनी टाइटल डीड डॉक्यूमेंट दे के चले जाओ, बैंक अपने चेक करता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी। अब इसमें दिक्कत क्या आ सकती है सुनो, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के अलग अलग बैंक को अगर सबमिट करा दे तो इस केस के अंदर इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या हुआ, मैंने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के इस बैंक को भी दे दिया, उस बैंक को भी दे दिया, अलग अलग बैंक में जाके बांट आया, क्योंकि इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन तो हुई नहीं। अब रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है कि उस केस में आपको स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट करनी पड़ती है। आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कहते हो इस पर्टिकुलर मॉर्गेज को मैं रजिस्टर कर रहा हूँ कि ये मॉर्गेज हो रखे है इस बैंक के अगेंस्ट, उसके अंदर क्या कहते हैं स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट होती है। इक्विटेबल मॉर्गेज को कोई रजिस्टर नहीं कराते हो तो आपने टाइटल सीधा बैंक को जाके दे दिया ना डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर दिक्कत आने लगी कि आप अलग अलग बैंक को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देने लग गए लोग। तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक सरसई का पोर्टल बनाया गया। सरसई के पोर्टल के अंदर इक्विटेबल एक एक पोर्टल बनाया पूरे इंडिया के अंदर कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी पे मेरा इंटरेस्ट, मेरा है इंटरेस्ट इसके ऊपर, तो और कोई मत कर देना। तो इसके लिए आया गया सरसई। तो ये सर से जो ऊपर लिखा है इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर, उसको आपको नोट्स जब मिलेंगे इसको हम काट के नीचे इक्विटेबल मॉर्गेज के नीचे ऐड कर देंगे। सरसई की फुल फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हम अपने सिक्योरिटी का इंटरेस्ट बता रहे हैं कि इस सिक्योरिटी, ये वाली जो पर्टिकुलर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, इस पे हमने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है, हमारा इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है। Cersei has been established as a company under Section 8 of Companies Act. Section 8 का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, सरसई बनाया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरसई was formed to identify and check fraudulent activity in lending transaction against equitable mortgage। आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दे दे के अलग अलग जगह से लोन नहीं ले सकते। तो इस केस में एक रजिस्टर बनाया गया कि जिसमें लिखा गया कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसके अगेंस्ट एक बैंक ने पहले से बता रखा है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट मैंने लोन दे रखा है, इस सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट है। बात समझ आती है? चलो, इन अदर वर्ड्स द सरसई was established to discourage and prevent the practice of taking out various loan from several bank by using same asset or property। बात समझ आती है? चलो जी सर, हमें बात समझ आती है कि इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर धोखाधड़ी हो सकती थी, इसीलिए सरसई आया। ओके, अब एक मॉर्गेज है आपका एनामोलस मॉर्गेज, जो कहीं पे भी कवर नहीं हुआ। एनामोलस मॉर्गेज क्या है? जो कहीं पे भी कवर नहीं हुआ वो इस वाली मॉर्गेज में डाल दो। तो ठीक है जी, हमें बात समझ आती है, जो कहीं पे भी नहीं हुआ इसमें डाल देंगे। अभी के लिए आपको ये सारे के सारे टर्म जो हमने पढ़े हैं, वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि चार्जेस, आप कभी भी कोई बैंकिंग डॉक्यूमेंट अगर कुछ पढ़ोगे ना बैंकिंग के बारे में, तो उसमें चार्ज की बात आती ही आती है। अभी जैसे हम इसमें डिस्कशन कर रहे थे, तो कितनी बार हमने सीसी लिमिट इन सबके बारे में, चार्ज क्रिएट, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा। कोलेटरल सिक्योरिटी पे कौन सा चार्ज होता है। तो कहीं ना कहीं हर एक बैंकिंग डॉक्यूमेंट जो भी आगे जाकर डिस्कस होगा उसमें चार्ज की बात आएगी। तो आपको ये चार्जेस का लेक्चर एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। बाय बाय।